जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम जानने वाले हैं जो आज की हमारी टॉपिक है वो है सामान्य नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि ये इस समय न्यूज में क्यों बनी हुई है और ये ट्रेंडिंग का मामला क्यों हुआ है, कि ये होती क्या है। सबसे पहले तो बात ये आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और इसका क्यों इतना विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम जो बात करेंगे तो आप एक बार इसके नाम से ही अगर समझने की कोशिश करें तो सामान्य नागरिक संहिता, इसके नाम से ही समझ में आता है कि ऐसा कानून, ऐसे नियम जो कि सबके लिए सामान्य हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट हुआ होगा कि क्या देश को आजाद हुए 70 से 75 साल हो गए, अभी ऐसा कोई कानून ही नहीं है, हम लोग तो समान है ऑलरेडी, सब लोग तो समान ही है, तो इसमें क्यों ऐसे कानून की क्यों जरूरत पड़ गई कि सबको एक समान कानून बनाने का पड़ रहा है। ठीक है, कि ऐसा कानून बनाना पड़ रहा है कि जो सबके लिए सामान्य हो। ठीक है, तो इस मुद्दे को हम आज डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। इसके कई सारे हम फेज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे कि ये क्या है, इसका ऐतिहासिक पहलू क्या है, संवैधानिक और न्यायपालिका के हिसाब से पहलू क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करने से पहले हम ये स्टार्ट कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा हुआ है यूसीसी क्या होता है, तो यूसीसी को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कानून क्या होता है। ठीक है, कानून जैसे विधि और नियमों और विधियों का एक ऐसा समूह जिसको दोनों को बनाने के बाद कानून बनता है। ठीक है, कानून दो टाइप्स के होते हैं, पहला सिविल, दूसरा आपराधिक। ठीक है, एक सिविल कानून हो गया, एक क्रिमिनल कानून हो गया। ठीक है, ये दो टाइप्स के कानून होते हैं। आई थिंक कुछ लोगों को पता भी होगा कि कितने टाइप के होते हैं। और इसमें अगर सिविल की बात करें, स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे क्या क्या चीजें हैं, तो इजिली चीजें क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, तो जैसे सिविल की बात करें हम लोग, तो दो संगठनों या दो व्यक्तियों के बीच में जो विवाद होते हैं उसको हम सिविल कोर्ट में रखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ धार्मिक मामले ऐसे हैं कि जो धार्मिक ग्रंथों के जो मामले हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपराधिक कानून में नहीं होते। आपराधिक कानून में मतलब ये सबके लिए सामान्य होते हैं, बट इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सबके लिए सामान्य नहीं है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। जैसे हो गया विवाह। ठीक है, अगर इसका विवाद आता है तो ये किसमें आता है, सिविल कोर्ट में आता है। धन संपत्ति, जमीन, तलाक, बच्चों की कस्टडी, ये सब सारी चीजें आती है। जैसे अगर जमीन की ही बात की जाए तो जमीन का एक ऐसा विवाद है और संपत्ति का एक ऐसा विवाद है, ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग विवाद है किसमें, सबके घर में। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम, अगर पूरे इंडिया में तो मैक्सिमम में देखा जाए तो लोगों के बीच में ये विवाद रहता ही है घर में, कि उसके किसी के जमीन के घर का विवाद है तो किसी के संपत्ति का। अब विवाह की बात आती है, तो विवाह की बात अगर हम देखें तो दो अलग अलग मैटर है। जैसे हमारे हिंदू में विवाह का धार्मिक अलग है, धार्मिक चीजें, और मुसलमानों में अलग है। मतलब हर एक धार्मिक चीजों में सारी चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसी को एक समान करने के लिए, जैसे कि अभी कुछ समय पहले क्या चीजें थी, ट्रिपल तीन तलाक। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने इंस्टेंट तीन तलाक को खत्म कर दिया। वो मुसलमानों में ऐसी थी, उनकी में ये ऐसी प्रथा थी कि इंस्टेंट तीन तलाक चीजें थी। ठीक है, मगर हमारे हिंदुओं में देखा जाए तो वो चीजें ऐसे नहीं थी। उसके लिए अगर तलाक आपको लेना है तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता था कि आप उस प्रोसीजर से होते हुए, कोर्ट से होते हुए, उस सारी चीजों से, तब जाके आपका तलाक का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। उसका एक लंबा चौड़ा ड्यूरेशन था। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसीलिए एक ऐसा कानून बनाना चाहती है कि जो कि किसी भी धार्मिक चीजों का इन्वॉल्वेशन उसमें ना हो, सीधे डायरेक्टली गवर्नमेंट जो न्यायालय है उस चीजों से सारी चीजों को सामान्य रखा जाए। ठीक है, अब बात आती है आपराधिक की। आपराधिक में जो बात आती है क्रिमिनल, इसमें सबके लिए सामान्य हो। अब इसमें कौन सी चीज आ जाती है, जैसे सामाजिक अपराध, ऐसे अपराध, ठीक है, जो समाज में, समाज के लिए एक तरह से निगेटिविटी फैलाने का कार्य करते हैं, उसको किसमें रखा जाता है, क्रिमिनल अपराध में रखा जाता है, क्रिमिनल कोड में आ जाता है वो चीजें। ठीक है, अब उसमें क्या हो गया, डकैती, हत्या, रेप, हमला आदि मामला, तो ये भी चीजें आती हैं सामाजिक को ही लेके। मगर अगर सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो आपराधिक कानून है उसमें ये सारी चीजें आती हैं जो कि समाज में, इसमें जितने भी चीजें आती हैं, जितने भी इसमें अगर कुछ भी चीजें होंगी तो वो एक सबके लिए समान होंगी, किसी के लिए अलग नहीं होंगी। अब इसका लागू करने का उद्देश्य क्या है, अगर हम बात करें कि यूसीसी के लागू करने का उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट ऐसा चाह क्यों रही। ठीक है, तो इसका चाहने का उद्देश्य ये है कि देश में एक समान कानून का निर्माण जिसमें किसी धार्मिक ग्रंथ का कोई हस्तक्षेप ना हो, और महिलाओं पुरुषों में समानता लाना। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों में समानता लाना। हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि महिलाओं को धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से पीछे रखा गया है, हमेशा उनको असामान्य की नजर से देखा जाए, पुरुषों से नीचे देखा गया है। तो इस कानून के लाने से गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि आने वाले समय में पुरुष और महिला दोनों एक समान रहेंगे और हो जाएंगे। ठीक है, ये तो इसका था इंट्रो कि ये क्या है। ठीक है, अब इसके ऐतिहासिक पहलू की बात करें तो इतिहास में ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो इसके बारे में जाने तो 1935 में
ब्रिटिश सरकार जब थी हमारे यहाँ, तो उसने एक रिपोर्ट पेश किया था, ठीक है। उसने भी एक सामान्य नागरिकता के लिए रिपोर्ट पेश किया था कि हर एक जो नियम हो नागरिक का, वो जितने अपराध हो उसके लिए समान है। जैसे आपराधिक कानून में हमारे यहाँ सामान्य है, चाहे जो वो किसी भी धर्म जाति का हो उसके लिए सामान्य है, समान रूल, सामान्य सजा, सामान्य जुर्माना, सब कुछ सामान्य है। उसी तरह इन्होंने 1835 में इन्होंने एक रूल लाया था, जिसको इन्होंने क्या किया था कि उनका जो कानून है वो सबके लिए समान होगा, लेकिन उसमें एक अपवाद ये था कि जो हिंदू और मुसलमान है उनका जो व्यक्तिगत कानून है उसको उससे बाहर रखा जाएगा। मतलब उनके जो नियम है, कानून है, उसमें इन दोनों के जो धार्मिक मुद्दे हैं, धार्मिक चीजों, उससे उसको बाहर रखा जाएगा, ठीक है। ये चीजें रखी गई थी। फिर ये विवाद कब फिर उत्पन्न हुआ? 1941 में। 1941 का अगर हम समय देखें तो 1940, 41, 42 में हम एक आजादी के फेज में धीरे धीरे बढ़ रहे थे और भारत में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था, ठीक है। सॉरी, असहयोग कह रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया था उस समय, ठीक है। तो उसी प्रकार एक समिति का गठन किया गया था 1941 में। और अगर 1940 और 41 की बात की जाए तो उस समय एक मुद्दा ट्रेंडिंग में आ चुका था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, ठीक है, जो कि सब लोग जानते हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन उसी समय से चालू हो गया था, हिंदू और मुसलमानों को लेके, ठीक। तो एक समिति का गठन 1941 में किया गया कि BN राव समिति, ठीक है। इसमें एक अधिनियम पारित किया गया था जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, जो ये जाति धर्म के लोग थे, उनके लिए एक अधिनियम पारित किया जिसके लिए एक सामान्य कानून को बनाया गया, ठीक। किसमें सन में? 1941 में। लेकिन मुसलमान, ईसाई, पारसी, इनके लिए जो इनका अलग अलग कानून था वही लागू रहा। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का क्या मत है इसको लेके, ठीक है। तो जैसे जो सामान्य नागरिक संहिता की जो बात हम लोग कर रहे हैं वो किसके अंडर में आता है? तो वो आता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 और इसके अंदर में कहा गया है कि सामान्य नागरिक संहिता, लेकिन जो अनुच्छेद 44 है अंडर किसके आता है? DPSP के आता है। DPSP के अंदर आता है राज्य के नीति निर्देशक तस्मे, जिसको न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि DPSP को बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसमें चीजें बदली नहीं जा सकती। जैसे अभी के समय के देखा जाए तो जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से लेके अब तक गवर्नमेंट सबको चावल, दाल, गेहूं जो भी बांटने के लिए कार्य कर रही है वो किसके अंडर में आता है? नीति निर्देशक तत्व के अंदर में आता है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको दे सकती है, अगर किसी को नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ है तो वो न्यायालय में जाकर नहीं कह सकता कि नहीं भैया हमको चाहिए, हमको ना मिला था, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं है, अगर गवर्नमेंट चाह रही है तो उसको देती रहेगी, अदरवाइज जब भी चाहे उसको बंद कर सकती है। आप कभी उसको लागू कराने या उसको मनवाने के लिए गवर्नमेंट न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो आपका मौलिक सिद्धांत या मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह ये हो गया अनुच्छेद 44 और 37 में इसका उल्लेख है कि 44 में इसका उल्लेख किया गया, 37 में कहा गया कि और DPSP को बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं न्यायपालिका ने भी यूसीसी को लागू करने पर जोर दिया था। इसको न्यायपालिका ने भी यूसीसी को लागू करने पर जोर इसलिए दिया था क्योंकि पिछले समय में भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे विवाद आते रहे हैं जिसमें न्यायपालिका को दिक्कतें सामने और फेस करनी पड़ी थी। जैसे शाहबानो का केस जो था वो ट्रेंडिंग केस था कब? 1985 में, जिसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि नहीं इस चीजों को यूसीसी को लागू कर दिया जाना चाहिए, गवर्नमेंट को, संसद को यूसीसी लागू कर देनी चाहिए। सरला मृदुल विवाद 1985 में भी कहा गया था कि न्यायपालिका ने कहा था कि नहीं यूसीसी को लागू कर देना चाहिए। और वो ये दोनों विवाद एक तरह से वैवाहिक विवाद पे ही थे, यही एक विवाद था जो कि उस समय ट्रेंडिंग था, इसीलिए इस चीज को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कहा था कि नहीं यूसीसी को लागू कर देना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें कि भारत को क्यों जरूरी है इसको लागू करना, तो जैसे अगर इसको लागू कर दिया जाए तो इससे फायदा क्या है और इसके नुकसान क्या है, तो इस तरह के जैसे महिलाओं एवं संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा, मतलब इससे क्या होगा, महिलाएं उनका जो अधिकार है उसको सुरक्षित कर दिया जाएगा और जो संवेदनशील कुछ वर्ग हैं उनके भी अधिकार को सुरक्षित कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज पे आती है राष्ट्रीय भावना का बढ़ावा देना, मतलब लोगों को एक समान जब हो जाएंगे तो राष्ट्र को लेकर उनकी भावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। जैसे अभी के समय में देखा जाए तो राष्ट्र को लेकर लोगों के अलग अलग भावनाएं रहती है, जैसे हिंदुओं में अलग, मुसलमानों में अलग, अलग अलग धर्मों में देखा जाए तो अलग अलग चीजें लोगों की भावनाएं होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको लागू होने के बाद जब एक समान सारी चीजें हो जाएंगी तो लोगों में एक राष्ट्रीय भावना का उत्पन्न होने लगेंगे, लोगों को लगेगा नहीं हम एक राष्ट्र में एक समान हैं, हमारे लिए जो कानून है वो सबके लिए एक समान है, तो इससे ये फायदे हैं। दूसरा रहा धर्म के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव जो है उसको वो समाप्त हो जाएगा, मतलब धर्म के आधार पर जो महिलाओं से के साथ भेदभाव किया जाता है वो चीजें इसको लागू करने के बाद समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। अगर व्यक्तिगत कानून की बात करें तो व्यक्तिगत कानून जो है वो विकास में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे
अगर विकसित देशों की बात करें तो वहां पे व्यक्तिगत कानून नहीं है, जैसे यूके, यूएसए, मतलब जितने भी विकसित देश हैं वहां पे व्यक्तिगत कानून ऐसे कोई भी धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से कोई कानून नहीं बनाए गए हैं। वो सारे कानून जो हैं एक सामान्य है सबके, जितने भी नागरिक है सबके लिए एक सामान्य कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो विकसित देशों के लिए एक व्यक्तिगत कानून नहीं है। ठीक है, उसी तरह ये जो कानून होते हैं, व्यक्तिगत कानून जो होते हैं, अगर धर्म के आधार पर होते हैं, एक तरह से देखा जाए तो तर्कहीन होते हैं, तर्कहीन मान्यताओं पर आधारित होते हैं, मतलब उनका कोई तर्क नहीं होता है, बस वो पहले से चीजें चली आ रही हैं तो उसको हम लेके चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आने वाले समय में तो चेंज करनी पड़ती हैं, तो इसी को लेकर सारी चीजें की जा रही हैं। अगर ये चीजें लागू हो जाएंगी तो न्यायपालिका के ऊपर से कितने सारे बोझ कम हो जाएंगे। जैसे इस तरह के जो केस हैं, ठीक है, विवाद के मुद्दे, जमीन के मुद्दे, इस तरह के जो नॉर्मल केसेस देखे जाए तो कम से कम उच्च न्यायालय में इसमें 4.65 मिलियन, ठीक है, उसी तरह जिला न्यायालय में देखा जाए तो जिला न्यायालय में 31 मिलियन, ठीक है, टोटल 31 मिलियन मामले ऐसे हैं जो कि पेंडिंग पड़े हैं। किसके वजह से? इन सब की वजह से। अगर ये मामले जो कि हैं आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं इसको लागू होने के बाद। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें कि सरकार के लिए चुनौतियां क्या है, कि ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां जो सरकार के फेस करनी पड़ सकती है, तो इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा प्रमुख आ जाती हैं। रीजन क्या है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है हमारे, उसमें अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26, इन दोनों में क्या है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने का अधिकार है। ठीक है, और सेकंड पे आता है जो 26 में, सभी धर्मों को अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार है। ठीक है, जैसे प्रबंधित करने का मतलब उनको सुरक्षित रखने का अधिकार है, ये सारी चीजें। तो इन्हीं दो ऐसे अनुच्छेद हैं जिसको सरकार को चेंज करना पड़ सकता है, या कुछ ऐसे नियम निकालने पड़ सकते हैं या अनुबंध बनाने पड़ सकते हैं जिसको सरकार को इस चीज को फेस। मगर एक बात ध्यान रखिए कि होना चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, मगर गवर्नमेंट ने चाहा है तो उसको लागू करके रहेगी और लागू होना तय है। वैसे अगर इसका अच्छाई और खराबी की बात किया जाए तो इसको अगर किसी एक नॉर्मल इंसान की बात करें, नॉर्मल इंसान की जीवन लाइफ की बात करें, तो इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक तरह से अगर ये चीजें लागू भी हो जाती हैं तो एक तरह से अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सबको एक समान कानून होना भी जरूरी है कि सबके लिए एक समान कानून हो। हाँ, उसके साथ साथ जो धार्मिक प्रथाएं हैं और धार्मिक जो अधिकार हैं उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको रखना जरूरी हो तो उसको रखना चाहिए। और सेकंड चीज आती है इसमें, एक सबसे बड़ा डर ये बना हुआ है कि जो आदिवासी लोग हैं उनके पहचान के खोने का डर है, मतलब वो अपनी पहचान को खोने का डर उनको लगा पड़ा है। तो गवर्नमेंट को ये चीजें एक तरह से अगर देखा जाए तो ये चीजें करनी चाहिए कि इसको आदिवासियों के लिए फिलहाल के लिए लागू न करें, और मैक्सिमम जगह जहां जहां पे उनको लगता है ये चीजों को लागू कर दिया जाए, और इसके बाद इसका एक तरह से नहीं तो ट्रायल वो चीजें ले लिया जाए। अगर सारी चीजें सही हैं, बढ़िया चीजें चल रही हैं, देन उसके बाद आदिवासियों को इसके लिए प्रमोट किया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, देन इसके लिए उनके लिए भी ये चीजें धीरे धीरे करके लागू कर दी जाए। कि एक सडन किसी चीज को लागू करना वो एक तरह से हानिकारक हो जाता है, चीजें उस हिसाब से नहीं हो पाती है जिस हिसाब से हम चाहते हैं। ठीक है, तो अगर इस पूरे प्रोसीजर की बात करें तो एक धीरे धीरे प्रोसीजर में किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।